औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ? जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है,
अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी, ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहाँ प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है, आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना।
वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला! ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूं मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब, एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब? तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद, मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा।
कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूं, जरा लाकर तो देना। हाँ, जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या, तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था।
मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी, क्या काम है आपको? मैम, मेरा नाम स्नेहा है। आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है। अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी, आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा, इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना, लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी, मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा, अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना।
स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है। लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा। एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हाँ? कौन है वो? कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो। 8 फेरों का 8वां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज़्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर ज़रूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। ज़रा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे? और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहाँ से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फ़ोटो दिखाई है। संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार होना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो? अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए, इनसे मिलिए। ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ। वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहाँ बोल पड़ी? हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात पर विश्वास करते हैं कि घर के लड़कियां घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना भाई साहब आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना? शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग,
अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं, क्यों भैया? भाई हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे। सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय हो गया है। अब कन्या अपने वर से 7 वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाएं तो मुझे भी ले जाएंगे। आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होगी। हर ज़रूरी बात में मेरी भी राय लेंगे। आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे। आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध नहीं बांधेंगे। ये 7 वचन पूरे हुए। वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मंजूर है? जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया। तो इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। 1 मिनट पंडित जी, अभी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, तो पति के अलावा मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूँगी। अब कहो बेटी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आज़ादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊँगी। स्वाति की बात सुनकर उसके सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? रानी बन के रहोगी तुम तो। वचन देने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए, इस कारण स्वाति के सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? हमें मंजूर है बेटा तुम्हारी शर्त। स्वाति अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है। अब से हर शादी में मैं खुद 8 वचन दिलवाऊंगा। ओम मंगलम मंगलम मंगलम। बहू प्रिया को आदत थी हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की, क्योंकि उसे हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गर्म मत करो यार। अच्छा है, सर गर्म हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गर्म हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतनी आलसी क्यों हो? प्रिया जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है। प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे। अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी न किसी काम में खोट निकाल की जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इंप्रेशन जमाने का। कैसे कैसे?
उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस। हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए। और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफ़ी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है, इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज़ पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज़ को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब? ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है, मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को। प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम करेगी।
सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा। मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया। न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे।
अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे। मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी। फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो। वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर, अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए।